तो फिर अकॉर्डिंग टू मैसेज का स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 2 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग इलास्ट्रेशन 3 से करेंगे। बोल रहा है कि ए सेल गुड्स वर्थ 50,000 टू बी फॉर सेल फॉर 5% कमीशन। ए ने बी को गुड्स भेजा है, ठीक है, बेचने के लिए भेजा होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट जो है वो उसका कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई अपना प्रोडक्ट चाहे तो किसी एजेंट के थ्रू से बिकवा सकता है, बदले में एजेंट कमीशन लेता है। 50,000 टू बी फॉर सेल 5% कमीशन। ठीक है, तो बी सेल करेगा, बदले में 5% कमीशन लेगा। किस पे लेगा नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली हमेशा सेल पे होगा। ही इनकर्स 1500 फॉर फ्रेट। ही मतलब ये ए जो है, उसने फ्रेट पे 1500 खर्चा किया है, 500 इंश्योरेंस का खर्चा किया है। द गुड्स आर सोल्ड 60,000। कंसाइनी इनकर्स 500 अनलोडिंग एक्सपेंसेस एंड 500 रेट rate. He sends a draft after deducting his expense and commission. Prepare necessary account in the books of A. हमें ए के बुक्स में यानी कंसाइनर, इन दोनों में कंसाइनर ए है, कंसाइनी बी है। हमें ए के बुक्स में यानी कंसाइनर के बुक्स में लेजर बनाने बोला है। तो कंसाइनर के बुक्स में मेनली 3 लेजर हम लोग बना सकते हैं। पहले हम लेजर का नाम बता देते हैं। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने किया भी था ऐसा क्वेश्चन। मेनली 3 लेजर होगा। इलास्ट्रेशन 3 इन द बुक्स ऑफ ए। in the books of A. एक हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है उसे पता करना है। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल, सेम उसी कंसेप्ट में यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट होगा, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होगा। एक्सपेंसेस या लॉसेस होने से डेबिट होगा, इनकम या गेन होने से क्रेडिट होगा। अच्छा, इसके अलावा होगा एक कंसाइनी अकाउंट, मतलब बी का अकाउंट फॉलो करेगा कौन, ए। बी का अकाउंट बनाएगा ए, ताकि उसे पता चले कि कंसाइनी से उसे क्या मिलेगा, कंसाइनी को उसको कितना क्या देना है, इसलिए। ठीक है, और नेक्स्ट एक अकाउंट बन जाएगा, ये ऑप्शनल है, बना भी सकते हो, मेनली 2 ही बनता है। और एक हो सकता है गुड सेंट ऑन कंसाइनी। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये नहीं भी बनाते तो भी चलता है। जब हमें नेसेसरी लेजर बनता बोल देगा तो ये पहले का 2 मेन है। ठीक है, एक कंसाइनमेंट और एक बीज अकाउंट, और एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या एंट्री करना पड़ेगा। बोल रहा है ए सेंड्स गुड्स, पहले ए ने गुड्स भेजा है तो ए को गुड्स भेजना पड़ेगा, तभी बी बेचेगा। तो इसका एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ, क्योंकि कंसाइनमेंट से गुड्स जा रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, इसका अमाउंट कितना होगा, कितने का गुड्स भेजा है, वो भी क्वेश्चन में जरूर बताता है। ये देखो 50,000 का गुड्स भेजा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में लिख दो बाई, क्रॉस पोस्टिंग करके बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि बी ये काम क्यों करेगा, क्योंकि उसको 5% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो कमीशन कुछ नहीं बोला है, तो सेल पे होगा। अब देखते हैं बी ने कितना सेल किया है, लेकिन उसके पहले कुछ अलग इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है ही इनकर्स 1500 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। तो ए जब बी को गुड्स भेज रहा था तो उसका फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा बताया। तो खर्चा कंसाइनमेंट में डेबिट होगा टू, यहाँ पर हो जाएगा कैश या बैंक लिख सकते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट बोल के लिख सकते हैं। क्या क्या खर्चा हुआ है, फ्रेट, फ्रेट का खर्चा हुआ है 1500, और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है 500। ठीक है, ये दोनों खर्चा किसने किया है, कंसाइनर ने किया है। अब कंसाइनी ने कितना खर्चा इनकर किया है, बोल रहा है कि 500। अब कंसाइनी को कुछ अच्छा, द गुड्स वर सोल्ड फॉर 60,000, वो भी तो लिखना पड़ेगा। अब गुड्स बिका है 60,000 में, ये कौन बताया होगा, बी बताया होगा ए को। तो ए ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया। अब सेल होने से सेल क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग सेल को क्रेडिट नहीं कर सकते, ज्वाइंट वेंचर की तरह होगा। तो खुद का सेल होता तो कैश टू सेल या डेटर टू सेल होता, खुद का सेल तो नहीं है,
ये सेल का पैसा किसके पास है, बी के पास है, तो बी को डेबिट करना पड़ेगा, बी अकाउंट डेबिट, और सेल के जगह कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, तो बाई बीज अकाउंट। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन जर्नल पूरा एक एक एनालिसिस करके पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया सेल। अच्छा, कितना सेल हो जाएगा, बोल रहे 60,000 का सेल हुआ। अब हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, बी अकाउंट में टू कंसाइनमेंट बोल के 60,000, बी अकाउंट में लिख देते हैं टू कंसाइनमेंट बोल के 60,000। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कंसाइनी इनकर्स, मतलब बी ने क्या खर्चा इनकर्ट किया है, 500 अनलोडिंग और 500 रेंट। तो ये खर्चा क्योंकि बी ने किया है तो ए के पॉकेट से तो नहीं जा रहा है, ए का कैश आउटफ्लो अभी तो नहीं हो रहा है, वो बाद में बी को रिम्बर्स कर देगा। तो यहाँ पर टू कैश, जैसे खुद खर्चा करने से टू कैश, और बी यानी कि कंसाइनी अगर कंसाइनर के बिहाफ में करता है तो कंसाइनर एंट्री करता है कि मुझे ये पैसा बी को देना पड़ेगा, मेरे पास से डायरेक्टली एक्सपेंस के लिए नहीं जा रहा है, एक्सपेंस का नाम मुझे पता चल जाएगा बी से, ये पैसा हम बी को रिम्बर्स करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बीज अकाउंट, और दो खर्चा बी ने किया है, एक है अनलोडिंग और दूसरा है रेंट। अनलोडिंग और रेंट, अनलोडिंग कितना है, देखो अनलोडिंग है 500 और रेंट है 500। ठीक है, ये दोनों खर्चा बी को देना पड़ेगा, बी ने किया है दोनों ही कंसाइनमेंट का खर्चा, एक कंसाइनर ने डायरेक्टली किया होता है तो टू कैश होता है, और एक अगर बी करता है तो बी को क्रेडिट बनाते हैं, बी से पैसा रिसीव होगा तो उसको डेबिट बनाते हैं, और किसी भी रीजन से बी को पेमेंट करना है तो बी को क्रेडिट बनाते हैं। अगेन हम लोग बी के अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बाई कंसाइनमेंट को, बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट बोल के यहाँ पर अनलोडिंग और रेंट, अनलोडिंग का 500 और रेंट का भी 500। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि बी सेंड से ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस एंड कमीशन। ये प्रोसेस मैंने बताया था कि जब भी कंसाइनमेंट में क्या होता है, ये देखो मैंने ये जब लिख के पूरा ड्रॉ करके बताया था तभी मैंने बोला था कि कंसाइनमेंट में क्या होता है, जब भी कंसाइनी पेमेंट वापस, मतलब कंसाइनी तो एक्चुअली सेल करता है, जब वो सेल करता है तो अपने सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके सेल का अमाउंट को रिटर्न करता है। ठीक है, ड्राफ्ट के थ्रू से, कभी किसी और तरीके से, मेनली यहाँ पर तुम लोग को ड्राफ्ट ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि बाकी पैसा वो डिडक्ट करके अपना खर्चा वापस कर देगा, और एक खर्चा जो है बी का होगा, दैट इज कमीशन का खर्चा, क्योंकि बी तो कमीशन के लिए काम कर रहा है, तो बी को कमीशन मिलेगा कितना, 5%। किस पे मिलेगा, सेल वैल्यू पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60,000 पे 5%, 60,000 पे 5% हो जाता है 3,000। ठीक है, तो ये भी एक लिखना पड़ेगा कमीशन, तो बी को कमीशन भी देना पड़ेगा, कमीशन हो जाएगा हम लोग का 3,000। हो गया, बस सारे गुड्स बिक गए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का तो कुछ नहीं आएगा। अब एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे, सबसे पहले ये अकाउंट क्लोज करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो 60,000 का अर्निंग हुआ है, ठीक है, और एक्सपेंसेस को हम लोग देखते हैं कितना है। देखो 60,000 का अर्निंग हुआ है और एक्सपेंसेस कितना है, 50,000 माइनस 1,500 माइनस 500 माइनस 500 माइनस 500 माइनस 3,000। ठीक है, तो 4,000 बच जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट टू पीएल बोल के, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, टू पीएल बोल के प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पर हो जाएगा 4,000। तो ये हो गया 60,000। ठीक है, टोटल तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, 4,000 का प्रॉफिट हो गया है कंसाइनमेंट में बिजनेस करके। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, इसको कैसे क्लोज करेंगे, देखो कंसाइनी के पास हम लोग का मतलब ए का 60,000 पड़ा हुआ है, लेकिन ए को पता है कि उसे 60,000 वापस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 60,000 में से बी अपना 4,000 का खर्चा डिडक्ट कर लेगा, बाकी रिटर्न करेगा, तो बी जो रिटर्न करेगा उसका अमाउंट बैलेंस करके आएगा 56,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक,
क्योंकि ये रिसीव करेगा ये अमाउंट, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बोला है ये देखो सेंड कर दिया है ड्राफ्ट के थ्रू से, तो पैसा मिल जाएगा, तो बाई बैंक हो जाएगा। अब इसको कैसे क्लोज करेंगे, ये है बाई कंसाइनमेंट, यहाँ पर ये हमेशा ट्रेडिंग में क्लोज होता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। हो गया, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये क्या बोला, बोल रहा है कि उषा सेंट गुड्स कॉस्टिंग 75,50,000 ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू गायत्री। तो ये है कंसाइनी यहाँ पर, और ये है कंसाइनर। कितने का गुड्स भेजा है, 75,50,000 का। कब भेजा है, 1 8.5% कमीशन के बेसिस पे काम होगा, मतलब जो गायत्री है उनको सेल करने पे 8.5% कमीशन मिलेगा सेल के बेसिस पे। 8,25,000 वॉज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय उषा, मतलब जो कंसाइनर है उन्होंने 8,25,000 का खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है गायत्री स्पेंट 5,25,000 ऑन अनलोडिंग, और जो कंसाइनी है उन्होंने ये खर्चा किया है, तो ये एंट्री कैश से होगा, ये एंट्री गायत्री बोल के होगा। 80% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड वेयर सोल्ड, अच्छा जितने भी गुड्स रिसीव हुए हैं उसमें से 80% बोल रहा है सेल हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना होना चाहिए, 20%। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का बात है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या बोला है, बोल रहा है 80% ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 90 लाख, वैल्यू भी बता दिया है कि 80% जो स्टॉक है वो कितने में सेल हुआ है, बोल रहा है 90 लाख में। 10% ऑफ द गुड्स फॉर 10 लाख, अच्छा 80% 90 लाख में सेल हुआ है और 10% 10 लाख में सेल हुआ है। एंड द बैलेंस वाज टेकन ओवर बाय गायत्री एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, और बाकी जो बचा हुआ स्टॉक था ना वो गायत्री ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन कैसे टेक ओवर किया है, कॉस्ट प्राइस से 10% कम में। She sent a demand draft to Usha for the amount due showing the Usha's books। ठीक है, इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से भेज भी दिया उषा को, अमाउंट जो है बाकी था। हमें दो अकाउंट बनाने बोला है, कंसाइनमेंट और गायत्री, मतलब हमें जो है उषा के बुक्स में अकाउंट बनाना है, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनर, कंसाइनी अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ उषा। कंसाइनर का नाम पता है तो नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अकाउंट थोड़ा सा कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर यहाँ पर गायत्री, गायत्री अकाउंट। अब हम लोग एक एक करके एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कि कितना गुड्स भेजा गया है, सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन रहता है कि उषा ने गुड्स भेजा है 75,50,000 का, तो एंट्री होगा कंसाइनमेंट में, एक्सपेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 75,50,000। ठीक है, 75,50,000 का गुड्स भेजा है, और कमीशन कितना मिलेगा, 8.5%, वो तो सेल वैल्यू पे मिलेगा, चेक कर लेंगे आगे जाके। 8,25,000 स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय उषा, उषा ने खर्चा किया है, तो टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे किस पर्पस पे खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, और टोटल अमाउंट है 8,25,000, टोटल अमाउंट है 8,25,000 ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस यहाँ पर 8,25,000। फिर गायत्री यानी कंसाइनी ने खर्चा किया है 5,25,000 अनलोडिंग के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू गायत्री, क्योंकि गायत्री को तो करना नहीं था, लेकिन अब कंसाइनी को करना पड़ता है, वो बाद में कंसाइनर से रिम्बर्स कर लेता है। गायत्री अकाउंट, अनलोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा है 5,20,000
5,000, ठीक है। 5,25,000 अनलोडिंग का खर्चा है जो बाद में दे दिया जाएगा। और अब इस गायत्री को और क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कमीशन। कमीशन का चेक करना पड़ेगा कि कितना कमीशन होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना सेल वैल्यू है उस पे। कमीशन लिख लेंगे। फिर बोल रहा है 80%, एक्चुअली ये ना 88 होगा, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना है, ये 88% होगा, तब जाके हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, प्रिंट मिस्टेक है, ये 88% होगा। 88% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड जो है वो सोल्ड हो गया है 90 लाख पे। मतलब एक तो 90 लाख का सेल है, सेल का पैसा किसके पास है, गायत्री के पास है, तो यहाँ पर गायत्री को ड्यू करना पड़ेगा। गायत्री को ड्यू करेंगे, एक हो जाएगा हम लोग का 80 लाख। एक अमाउंट हो गया हम लोग का, सॉरी 90 लाख, और ये हो जाएगा 90 लाख। 90 लाख। अच्छा, और एक बार बोल रहा है कि 10%, 10 लाख। अच्छा, तो दोनों मिला के लिखना पड़ेगा, 90 लाख प्लस 10 लाख, ऐसे लिख देते हैं। 90 लाख प्लस 10 लाख सेल, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 करोड़। ये सेल हुआ है 1 करोड़ का। और यहाँ पर बोला है बैलेंस अमाउंट गायत्री ने 10% कम में टेक ओवर कर लिया, ठीक है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक और इसको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तब होता है जब वो स्टॉक अपना होता है। अब कंसाइनमेंट में क्या हुआ है, उषा का जो भी स्टॉक था, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं वर्किंग नोट करके कि ये हुआ क्या। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं बच रहा है, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 में देखो कि जितने भी गुड्स भेजे गए थे उसमें से 88% हो गया है सोल्ड आउट, ठीक है। किसने किया है, कंसाइनी ने ही किया है। कितने में किया है, 90 लाख में किया है, ठीक है। 88% 90 लाख में सेल हुआ है। 10% सोल्ड आउट कर दिया है इन्होंने 10 लाख में, ठीक है। और बचा बैलेंस जो बचा, अब देखो ये बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल अगर 100% होता है और 98% अगर हम लोगों का सेल हो गया है, तो बच रहा है कितना, 2%। 2% जो है टेकन ओवर बाय गायत्री है, टेकन ओवर बाय गायत्री यानी कि कंसाइनी। गायत्री ने टेकन ओवर कर लिया, ठीक है। कितने में टेक ओवर किया है, ये बात समझने वाला है। 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो पूरे स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 75,50,000, ठीक है। 75,50,000 जो है ये पूरे स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 100% का वैल्यू है। तो इसका 2% जितना है उतना गायत्री ने टेक ओवर किया है, लेकिन 10% कम में किया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इंटू 90% कर दोगे तो भी तुम लोगों को 10% बिलो का प्राइस मिल जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हो, देखो हम दिखाते हैं। 75,50,000 का हम लोग का टोटल स्टॉक का वैल्यू था, जिसमें से 2% टेकन ओवर बाई हो जाएगा गायत्री, ठीक है। तो 1,51,000 होगा, लेकिन इतने में टेक ओवर नहीं होगा, 10% कम में होगा, यानी 90% में टेक ओवर होगा। तो ये देखो 90% करने से कितना आ गया, 1,35,900। ऐसे करके कर सकते हो, या फिर दूसरा जो कंडीशन है वो ऐसा हो सकता है कि ये देखो 75,50,000 का 2% हमें कैलकुलेट कर लिया। अब इसका वैल्यू हम लोग 10% से कम कर देंगे, तो 1,51,000 पे 10% लगाओ, कितना आता है 15,100 माइनस 1,51,100, ठीक है। तो देखो सेम अमाउंट। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर उधर आ गया, कैसे, एक सेकंड देखते हैं। तो उसको गलत लिख दिया होगा मैंने, 75,50,000 इंटू 2%, तो ये आ रहा है 1,51,000। इसका 10% हो जाएगा 15,100। अब माइनस कर देते हैं, 15,100। हाँ ये देखो 1,35,900, तब शायद मैंने कोई दूसरा वैल्यू बाई चांस यहाँ पर टिक हो गया होगा, इस वजह से 1,35,900। तो तुम लोग दोनों तरीके से कर सकते हो, 2% निकाल के फिर वहां से -10% कर सकते हो, या फिर 2% को 90% में टेक ओवर किया जाएगा तो 1,35,900। एक ही बात है, जैसा करना चाहो वैसा करो। मतलब उषा का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, अगर ये टेकन ओवर बाय गायत्री नहीं होता तो उनका क्लोजिंग स्टॉक होता, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ सेल क्या हो गया, ये कस्टमर को बेचा गया, ये गायत्री को बेचा गया, तो टोटल सेल अमाउंट इसमें 1,35,900 भी ऐड हो जाएगा, तो 1 करोड़
1,35,900 होगा। 1 करोड़ ये ऐड गलत हो गया, रुको, यहाँ जीरो आएगा एक। 135,900, ये देखो एक बार टोटल करके देख लो। 1,35,900 प्लस 90 लाख प्लस 10 लाख, 1,35,900, ठीक है, ये टोटल सेल का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक अमाउंट ऐड कर देते, तुम लोग चाहो तो नीचे लिख लो और एक अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं 135,900, तुम लोग इसके नीचे लिख लो तो काटना नहीं पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, मेरा क्योंकि जगह है, हम पूरा इसको वर्किंग नोट में डाल के, तुम लोग को मिटाना नहीं पड़ेगा, तुम लोग पूरा इसी पे लिख लो, ठीक है, नीचे नीचे लिख लो। हम यहाँ पर वर्किंग नोट 1 लिख के कर देते हैं 1,01,35,900, ये हो गया सेल करके कितना मिल रहा है। अब कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कमीशन कितना मिलेगा बोला है 8.5%, तो सेल पे 8.5%, तो कितना सेल हुआ है, इतना सेल हुआ है, इस पे 8.5%। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये देखो वैल्यू तो यहाँ दिख ही रहा है, इंटू 8.5%, तो ये आ जाता है 8,61,551, 52 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8,61,552 लिख देते हैं। ये कमीशन एट द रेट ऑफ 8.5% करके हम लोगों ने पे किया है। कमीशन हमेशा किस पे होता है, सेल वैल्यू पे होता है, जब तक हमें स्पेसिफिकली कुछ और ना बता दे, ठीक है। तो ये हम लोग का सेल पे हो गया। यहाँ लिख दे कैसे करके कैलकुलेट हुआ, देखो यहाँ साइड में लिख देते हैं, तुम लोग वर्किंग नोट भी कर सकते हैं। 8.5% ऐसे करके कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर चेक करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। अच्छा, इसका क्रॉस पोस्टिंग भी तो करना था, चलो क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू कंसाइनमेंट, ये वाला 1,01,35,900, 1,01,35,900, और बाई हो जाएगा कंसाइनमेंट एक्सपेंस, और एक हो जाएगा कमीशन। तो कमीशन तो अभी अभी कैलकुलेट किया 861,552। अच्छा, और एक्सपेंस कितना किया था यहाँ पर 5,25,000, 5,25,000, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिम्बर्स होगा। देखो गायत्री के पास सेल करने के बाद इतना अमाउंट पड़ा हुआ है उषा का, ठीक है, लेकिन उषा जो है उनको पूरा पैसा थोड़ी ना मिलेगा। गायत्री अपना एक्सपेंस और ये जो कमीशन है वो पैसा डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट जो है ड्राफ्ट करके पेमेंट कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया -101,35,900, तो ये हो रहा है 87,49,349। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 101,35,900, 101,35,900 माइनस 5,25,000 माइनस 861,552, 87,49,348, 87,49,348, ये आ रहा है बाय बैंक। ये अमाउंट ड्राफ्ट करके भेज दिया जाए गायत्री की तरफ से उषा को। अब यहाँ पर 348 हो गया ना, 348 है, 348 लिखो, ठीक है, मैंने 5 लिख दिया था बाई चांस, ये 348 आ रहा है, 348 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारा बाकी है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस में, वो कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 101,35,900, 101,35,900, 75,50 प्लस 8,25,000 प्लस 5,25,000 प्लस 861,552,
552 माइनस 101,359,000 3,74,348 3,74,000 प्रॉफिट ही आ रहा है 3,74,348 ये आ जाएगा 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बैलेंस करके आ गया कि इतना बिजनेस करके प्रॉफिट। ये भी ठीक ही था क्वेश्चन, इसमें भी ज्यादा कुछ दिया नहीं था वैसे। फिर नेक्स्ट देखो 5th नंबर बोल रहा है 3 traders of Gujarat purchased 10,000 साड़ी at the rate 100 per साड़ी। तो गुजरात के कोई बिजनेसमैन है जिन्होंने 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी परचेस किया है पर साड़ी 100 रुपीज करके। आउट ऑफ दिस 6,000 साड़ी वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो बिजनेस के ओनर है उन्होंने 10,000 साड़ी खरीदा है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, साड़ी है, जिसमें से 6,000 साड़ी उन्होंने सोचा है कि कंसाइनमेंट पे भेजेंगे, मतलब कंसाइनमेंट के थ्रू से सेल करवाएंगे। तो बाकी 4,000 साड़ी का वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो गुजरात में रहते हैं तो वो गुजरात में ही सेल करेंगे। बाकी बचा हुआ जो मतलब गुजरात में सेल करने का कोशिश करेंगे। अब पूरा सेल हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो 10,000 साड़ी खरीद लिया, 6,000 पीसेस ऑफ साड़ी को जो है वो खुद, अच्छा ठीक है, 6,000 पीसेस ऑफ साड़ी को वो कंसाइनमेंट में बेचने का कोशिश करेंगे, मतलब भेज देंगे, और 4,000 साड़ी वो अपने पास ही रख रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो निर्मल ट्रेडर्स ऑफ कोलकाता। अच्छा, कंसाइनमेंट कहाँ हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, ठीक है। तो साड़ी कहाँ भेजा गया है, कोलकाता में भेजा गया है, ठीक है। और एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर साड़ी। अच्छा, अब कोलकाता में कंसाइनी को बोला गया है कि 100 वाला साड़ी जो है वो 120 में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 100 में परचेस किया, बोला है कि सेल कितने में करना है, 120 करके। कंसाइनर यानी जो गुजरात के बिजनेसमैन है उनका क्या है, क्या खर्चा हुआ है, 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। और निर्मला ट्रेडर्स जो है उन्होंने बेच दिया है 6,000 में से 5,000 साड़ी उन्होंने सेल कर दिया है, 5,000 साड़ी उन्होंने सेल कर दिया है, लेकिन 125 में सेल किया है, जबकि उनको इंस्ट्रक्शन था कि 120 में बेचो, लेकिन उन्होंने 125 में बेच दिया। तो इससे गुजरात के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोई इश्यूज नहीं होगा, वो तो हैप्पी होंगे कि हम लोगों को लगा था 20 रुपए का प्रॉफिट होगा पर साड़ी पे, बट 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो बदले में क्या होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा जो भी सेलिंग प्राइस है उससे एक्स्ट्रा में बेच देता है, ठीक है, तो उसे जो कमीशन दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। लास्ट दिन हम लोगों ने लिखा था। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो हमें पे करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवाने के लिए उनको में भी हो सकता है कि नहीं तो कोई एफर्ट क्यों देगा, ठीक है, देना तो चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलेगा उसी के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, इस कंडीशन में ओवरराइडिंग कमीशन जरूर मिलेगा। अब बोल रहा है कि 125 करके एक एक साड़ी सेल करवा दिया, 5,000 साड़ी सेल करवा दिया 125 एंड इनकट 1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, साड़ी सेल करवाने के लिए कोलकाता में जो निर्मला ट्रेडर्स है उन्होंने सेलिंग एक्सपेंस किया है 1,000 रुपीज का एंड रेमिटेड 5 लाख टू गुजरात ऑन अकाउंट। और 5 लाख का सेल करके जितना भी पैसा आया उन्होंने सिर्फ 5 लाख ही जो है गुजरात में जो है सेंड किया है, ठीक है। अब क्यों किया होगा देखना पड़ेगा, बाकी अमाउंट उन्होंने अपना डिडक्ट कर लिया होगा। हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग वो पढ़ रहे हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल। ये जो कोलकाता वाले निर्मला ट्रेडर्स है ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा, बोल रहे हैं कि टोटल सेल पे 5% प्लस, ये देखो बोल दिया, और भी एक्स्ट्रा मिलेगा, a further of 25% commission on any surplus price realized over 120 per साड़ी। बोल रहा है कि 5% सेल वैल्यू पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर कोई भी एक्स्ट्रा सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा प्राइस रियलाइज हो रहा है 120 पर साड़ी पे, तो ऑब्वियसली हो रहा है पर साड़ी पे कितना रियलाइज हो रहा है, एक्स्ट्रा 5 रुपीज पर साड़ी पे रियलाइज हो रहा है। तो बोल रहा है ऐसा एक साड़ी पे 5 रुपया, तो ऐसा 5,000 साड़ी बिका है तो एक्स्ट्रा कितना अर्निंग हो गया है 25,000 का, इस पे और एक्स्ट्रा कितना कमीशन मिलेगा 25%। टोटल सेल वैल्यू पे तो 5% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा मेहनत करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवाया। तो बोल रहा है
कि एक एक साड़ी जितने भी एक्स्ट्रा प्राइजेस में बिकेंगे वो उस पे 25% का कमीशन मिलेगा। 3000 साड़ीज वेयर सोल्ड एट गुजरात एट द रेट ऑफ 110 पर साड़ी, ठीक है। और बाकी जो ये देखो ये 4000 जो साड़ी ये गुजरात में था ना, इसमें से इन्होंने 3000 साड़ी बेच दिया है, ठीक है। ये तो खुद ही बेच रहे होंगे गुजरात में बैठ के। Owing to fall in market price, the value of stock of साड़ी in hand is to be reduced by 5%। बोल रहा है अचानक से मार्केट में साड़ी का डिमांड कम हो गया होगा, या कोई भी रीजन है कि मार्केट में ये साड़ी का प्राइस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कितने से कम हो रहा है, बोल रहा है कि 5% से कम हो रहा है। अब इसका क्या रिलीवेंसी है बताएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट एंड निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट। मतलब बेसिकली हमें कंसाइनर के बुक्स में 2 अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा। 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला है, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट और एक है कंसाइनी यानी निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट। पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। Illustration 5 in the books of three traders. Consignment account, और एक हम लोग का होगा निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट। निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट। अब एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर फिर से देखो डिस्कस करके लिख लेंगे। बोल रहा है कि सबसे पहले इन्होंने परचेज किया, तो ये तो इन्होंने टोटल परचेज किया। देखो इनके पास टोटल स्टॉक आ गया। ये मान लो ये है श्री ट्रेडर्स वाले जिन्होंने 10,000 साड़ी ले लिया। हम लोग क्या बना रहे कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन इन्होंने कंसाइनमेंट पे कितना भेजा है 6000। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6000 बेसिस पे होना चाहिए। वो 10,000 पे क्यों लिखे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट का डिटेल्स आता है। 6000 इंटू कितने साड़ी भेजे गए, नंबर ऑफ साड़ी 6000 एट द रेट ऑफ 100 करके। तो 6000 इंटू 100 करने से हो जाता है 6 लाख, ठीक है। 6 लाख रुपीस का इन्होंने जो है, ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि समझ में नहीं आया। 6 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैसे करके आया, नंबर ऑफ साड़ी 6000 और 100 करके। अच्छा, फिर बोल रहा है कि निर्मला ट्रेडर्स कोलकाता को भेजा गया। सेलिंग प्राइस बता दिया कि साड़ी 120 में बेचना है। कंसाइनर ने 3000 पे किया है पैकिंग और फ्रेट का। कंसाइनर मतलब श्री ट्रेडर्स, तो इनके पॉकेट से खर्चा हुआ है। तो एंट्री टू कैश या बैंक बोल के लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग एंड फ्रेट। पैकिंग एंड फ्रेट 3000 का एक्सपेंस किया गया है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है निर्मला ट्रेडर सोल्ड 5000 साड़ी एट द रेट ऑफ 125 पर साड़ी। तो सेल क्या है, सेल करने से कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा। सेल का पैसा निर्मला ट्रेडर के पास है तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो बाई निर्मला ट्रेडर सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स। अच्छा, कितना सेल प्रोसीड्स होगा, देखो कितने साड़ी सेल हुए हैं। बोल रहा है कि 5000 साड़ीज 125 करके, तो उतना ही लिखेंगे 5000 इंटू 125। देखते हैं कितना होता है 5000 इंटू 125। तो ये हो गया 6,25,000। इतने सारे जो है साड़ी सेल हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, एंड इनकट 1000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। और इन्होंने निर्मला ट्रेडर्स ने 1000 रुपीज का खर्चा किया है सेलिंग एक्सपेंस, तो वो रिम्बर्स करेंगे श्री ट्रेडर्स से। तो श्री ट्रेडर्स अपने बुक्स में क्या करेंगे, निर्मला ट्रेडर्स को क्रेडिट बनाएंगे कि मुझे इनको ये पैसा देना पड़ेगा। निर्मला ट्रेडर यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस कितना है 1000। अच्छा, हम लोग क्रॉस पोस्टिंग भी साथ ही साथ कर लेते हैं। यहाँ पर निर्मला ट्रेडर्स में एक बार लिखेंगे टू कंसाइनमेंट।
टू कंसाइनमेंट हो जाएगा यहाँ पर सेल प्रोसीड्स 6,25,000 और यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट सेलिंग एक्सपेंस ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस है 1,000। तो जो डेटा मिला है वो उन लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि निर्मला ट्रेडर्स होल्ड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फॉर सेलिंग एंड रेमिटेड 5 लाख टू गुजरात ऑन अकाउंट, और इन्होंने गुजरात के जो श्री ट्रेडर्स है उनके बैंक अकाउंट में 5 लाख भी भेजा है। ठीक है, तो 5 लाख रिसीव कौन किया है? गुजरात के श्री ट्रेडर्स। तो वो एंट्री क्या करेंगे? उनके पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट दिया किसने? निर्मला ट्रेडर्स। तो टू निर्मला ट्रेडर्स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक। एक्चुअली ये पैसा एडवांस के तौर पे होता है, लास्ट दिन भी मैंने बोला था सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, तो ये एडवांस वाला पैसा होगा शायद। ठीक है, तो इसीलिए दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं एडवांस के तौर पे 5 लाख दिया था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है। They are entitled commission 5% on total sale plus further of 25% commission on any surplus price realized over 120 per साड़ी। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर कमीशन का खर्चा लिखना पड़ेगा कि कमीशन कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कमीशन का खर्चा कितना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो कमीशन का कैसे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर टोटल सेल पे देखो क्या बोला है, जितना सेल होगा उस पे कितना मिलेगा? 5%। तो टोटल सेल कितना हुआ है? टोटल सेल हुआ है 6,25,000। तो 5% ऑन 6,25,000 ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि कितना आ रहा है देख लेते हैं, 31,250 प्लस एक एक साड़ी पे जितना एक्स्ट्रा इन्होंने प्रॉफिट करवाया है उसके बेसिस पे मिलेगा। देखो एक एक साड़ी को 120 में सेल करने के लिए बोला था। ठीक है, जबकि सेल कितने में कर दिया है? 125 में। तो सरप्लस कितना हुआ? सरप्लस पर साड़ी होता है 125 माइनस 120, और ऐसा एक साड़ी का सरप्लस ₹5। तो कितने सारे साड़ी बिके हैं? 5,000 साड़ी सेल हुए हैं। ये देखो 5,000 नंबर ऑफ साड़ी सेल हुए। तो 5,000 साड़ी पे सरप्लस जितना हो रहा है उस पे 25% मिलेगा। लैंग्वेज अब पढ़ के देख लो, वही बोला है 25% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 120 पर साड़ी। अब देखते हैं कितना होगा। तो ये तो हो गया 5 और 5,000, 25,000 इंटू 25%, 6,250। अब ऐड कर लेते हैं, 37,500 आ रहा है। ठीक है, 37,500 कमीशन आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कमीशन का जो डिटेल्स का वर्किंग नोट 1 बना के 37,500 यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, बाई कंसाइनमेंट। अच्छा, फिर से लिखना पड़ेगा, इसके नीचे मैंने एडवांस वाला लिख दिया ना। बाई कंसाइनमेंट तुम लोग का अगर जगह है तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, कमीशन 37,500। ठीक है, कमीशन हो गया 37,500। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला था? नेक्स्ट बोल रहा है 3,000 साड़ी वेयर सोल्ड एट गुजरात एट द रेट ऑफ 110 पर साड़ी। लेकिन इसका हमारा कोई रेलिवेंसी नहीं है, ये डेटा हमारे ट्रेडिंग में जाना चाहिए। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि इसका डिटेल्स क्या होगा तो हम बताते। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले परचेज बोल के आएगा 10,000 साड़ी इंटू 100। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4,5,6,0 मतलब 10 लाख। 10 लाख का साड़ी खरीदा गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट बोल के, कंसाइनमेंट में जितना भेज दिया गया तो वो है 6,000 इंटू 100 मतलब 6 लाख। ठीक है, अब इनके पास जो साड़ी था 3,000 साड़ी इन्होंने सेल कर दिया है गुजरात में बैठे बैठे। ठीक है, तो 3,000 इंटू 110, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3,30,000। ठीक है, 3,30,000। अच्छा,
तो इनके पास 1000 साड़ी में से 6000 साड़ी इन्होंने भेज दिया था, बचा 4000, 4000 में 3000 बेच दिया, और यहाँ पर कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब जो गुजरात में जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है, अकाउंट दोनों ही गुजरात में बैठ के मेंटेन हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कैसा दिखेगा, 10,000 में से 6 और 3 9,000 चला गया, 1000 साड़ी पड़ा हुआ है, 100 रुपए वाला होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब इधर टोटल करते हैं 6 और 3 9 और 1 10,30,000। ठीक है, अगर ये अकाउंट कभी क्वेश्चन में बनाने बोल दे, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा देख लो, यहाँ पर हो गया मेरा 10,30,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए, एक एक साड़ी यहाँ पर 10 रुपीज प्रॉफिट में बिका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,000 इंटू 10, यानी 30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो दोनों साइड 10,30,000 आ गया, मतलब ये बाकी डेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए कि इन्होंने इतना परचेस किया, इतना कंसाइनमेंट में भेज दिया, इतना खुद खुद बेच दिया, सेल कर दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। लेकिन हमें तो ट्रेडिंग अकाउंट बोला ही नहीं है ना बनाने के लिए, हम लोग को प्रिपेयर क्या करके देना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये हमारा रिलेवेंसी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 3,000 साड़ी वेयर सोल्ड एट गुजरात 110 पर साड़ी, तो मैंने बता दिया कि ये गुजरात में जो साड़ी खरीदा गया, जो कंसाइनमेंट में भेजा गया, जो सेल हुआ, जो बच गया, उसके बाद का प्रॉफिट ऐसे बन सकता है। तुम लोग चाहो तो ये भी अपने कॉपी में बना के रख सकते हो। फिर यहाँ पर बोला है नेक्स्ट, ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट में साड़ी का प्राइस कम हो रहा है, तो जो भी स्टॉक इन हैंड है वो 5% से कम हो जाएगा, मतलब 100 रुपीज का साड़ी का वैल्यू अब 95 हो जाएगा, मतलब मार्केट में इसका डिमांड कम हो गया, तो इसका वैल्यू भी कम हो गया है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक पहले तो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि पहले तो सब सेल हो गया था, अभी देखो 6,000 में से 5,000 सेल हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो बचेगा, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बाई स्टॉक लाइन विथ कंसाइनी, बाई स्टॉक लाइन विथ, इसका रेलिवेंसी भी मैंने बताया था, जैसे ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी है, ट्रू प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ भी हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर हो गया बाई स्टॉक लाइन विथ, यहाँ पर लिखेंगे निर्मला ट्रेडर्स, या फिर कंसाइनी लिख सकते हो, निर्मला ट्रेडर्स। अच्छा, कितना स्टॉक का वैल्यू है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे करके इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, देखो यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम लोगों का कितना साड़ी बचा हुआ है 1000, तो यहाँ पर लिखते हैं यूनिट, मैंने जो तुम लोग को नोट लिखवाया था उसी के बेसिस पे लिखवा देते हैं। देखो मैंने तुम लोग को एक नोट लिखवा दिया था कैसे करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, पूरा एक स्ट्रक्चर लिखवाया था, उसी के बेसिस पे तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, जितना गुड्स भेजा गया था उसका कॉस्ट, तो कितना गुड्स भेजा गया था 6,000 नंबर ऑफ साड़ी, यानी कि यूनिट में जाएगा, जिसका वैल्यू था 6 लाख। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो कंसाइनर का सारे एक्सपेंस ऐड होता है, मैंने इसका भी रीजन बताया था, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा कंसाइनर का सभी एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर ने क्या एक्सपेंसेस किया है 3,000। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर ऐड होता है, ये हो जाएगा हम लोग का 3,000। तो अभी 6,000 यूनिट, मतलब 6,000 पीसेस साड़ी का वैल्यू हो चुका है 63,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पर कंसाइनर ने पे कर दिया, फिर निर्मला ट्रेडर्स ने सेल किया है, लेकिन उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किया है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोगों का देखो कंसाइनी का नॉन रिकरिंग आता है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का रिकरिंग नेचर का होता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और सारे गुड्स ही चले गए हैं, यहाँ पर जो भी दिया हुआ था ये सब रेलिवेंस नहीं हो रहा है। देखो ये तो हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, इसको लिखो तो समझ में आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ना तो हम लोग का कोई स्टील गुड्स इन ट्रांजिट है, ना तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट है नहीं, तो ये नहीं एप्लीकेबल होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच टू कंसाइनी क्या होगा, यही वाला, ये इतने गुड्स भेजे गए and reached to the city of consignee, to the city
হ্যাঁ বলুন। 6 লাখ হবে না অ্যামাউন্ট? ঠিক বলেছো, 6 लाख होगा, 6,03,000 होगा। हाँ, ये 6 लाख, ठीक है, 6,03,000। अच्छा, अब देखो, इतने ये स्टॉक भेजे गए और पूरे के पूरे स्टॉक जो है कोलकाता पहुंच गए, ना तो कोई स्टॉक बीच में फंसा हुआ है, ना तो कोई स्टॉक लॉस्ट हुआ है, ठीक है। अब अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता तो हम लोग ऐड करते। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कंसाइनी अपने गोडाउन तक लाने, गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा करेगा वो होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्ट गोडाउन में आने के बाद कोई करता है तो वो रिकरिंग होगा। तो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस हमारे गुड्स के प्राइस में ऐड नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो उसे लेस करेंगे, जो कि है नहीं इस क्वेश्चन में। अब सेल कितना हुआ है वो देखेंगे, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं सेल। सेल हुआ है 5,000 पीसेस साड़ी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हम लोग का 1,000, ठीक है। तो अगर 6,000 पीसेस ऑफ साड़ी का वैल्यू 60,300 है, तो अभी 1,000 पीसेस का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लो, ठीक है, या फिर 5,000 का निकाल लो, फिर माइनस कर दो। ये देखो 60,000, 6,03,000, ठीक है, 6,03,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 1,000, ठीक है। देखो कितना हो गया, 1,005,000, ठीक है। और 5,000 का कितना होगा वो भी तुम लोग निकाल सकते हो। ये देखो 5,000 का कितना होगा, इंटू 5,000 कर दो। देखो यहाँ पर आ जाएगा 5,02,500। तो इससे इसको माइनस करने से इतना ही आएगा। तो ये लाइन जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये नहीं करके हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 5,000 माइनस 6,000 माइनस 5,000 कर दिया 1,000, तो 6,000 का वैल्यू अगर इतना है तो 1,000 का कितना होगा, हमें ये वाला चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ये होगा, लेकिन ये वाला हम लोग आंसर में नहीं लिख सकते। ये मैंने तुम लोग को करके इसीलिए समझाया, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम लोग सोचोगे कि ये वाला मैम ने लिखवाया फिर इसका कुछ बताया नहीं। ये मैंने करके तो बता दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मार्केट में साड़ी का प्राइस कम हो गया। बोल रहा है कि साड़ी का ऐसा हालत है कि बोल रहा है कि स्टॉक इन हैंड जो भी है उसे हमें 5% से कम करना पड़ेगा। अब अगर साड़ी का डिमांड कम हो जा रहा है तो हम लोग का एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचो, अगर किसी का मार्केट डिमांड कम हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो हमेशा चाहेगा कि कम से कम मैंने इस प्रोडक्ट को जितने से खरीदा था वो प्राइस तो निकाल ले। मतलब ये जो स्ट्रीट ट्रेडर्स है उनका क्या सोचना होगा पता है, वो सोच रहे हैं कि मैंने जो 3,000 का खर्चा किया या मुझे रिम्बर्स करना पड़ेगा 1,000, वो सब तो छोड़ो, मैंने जो एक एक साड़ी 100 रुपीज का खरीदा था, अगर मेरा वो भी निकल के आ जाए कस्टमर को बेच के तो मेरे लिए काफी है। तो जब किसी चीज का प्राइस गिर जाता है ना, तो लोग ना जो है एसोसिएटेड एक्सपेंसेस का बात नहीं सोच रहे, लोग ये सोचते हैं कि जितने से ये प्रोडक्ट खरीदा कम से कम वो प्राइस तो मेरा निकल जाए। तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो रहा है, लेकिन ओइंग टू मार्केट प्राइस के लिए ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, क्योंकि ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। देखो कॉस्ट देखना पड़ेगा, 1,000 साड़ी है और एक एक साड़ी 100 रुपीज करके परचेस किया था, तो कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। लेस करना पड़ेगा यहाँ से 5% रिडक्शन, क्योंकि हमें पता है कि साड़ी का वैल्यू जो है हर एक साड़ी का वैल्यू 5% से कम हो गया है। तो 1 लाख का 5% यानी 5,000, यानी 95,000 हो गया। बेसिकली जो स्टॉक का कॉस्ट का वैल्यू, जो कॉस्ट है वो 1 लाख का स्टॉक 95,000 में चला गया, क्योंकि मार्केट में साड़ी का जो है डिमांड कम हो गया होगा, प्राइस कम हो गया। अब देखो हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, देखो हमारा साड़ी किसके पास पड़ा हुआ है, कोलकाता में पड़ा हुआ है, गुजरात का जो साड़ी है वो कोलकाता में पड़ा हुआ है। अब अचानक से जो है सबको पता चला कि इस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कम हो गया। देखो सिचुएशन क्या होगा, कोलकाता वाला फोन करके बोलेगा गुजरात वाले को कि देखिए आपने तो आपके हिसाब से साड़ी देखिए कितने में बिकना चाहिए, आपने जो प्राइस बोला उसके हिसाब से तो साड़ी बिकना चाहिए था 120 में, मैंने बेचा भी था 125 में, लेकिन ना डिमांड कम हो गया है। तो वैसे ही
डिमांड कम हो गया है तो हम इतना महंगा तो बेच नहीं सकते हैं, प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते आप इस साड़ी से, क्योंकि यहाँ पर जो है साड़ी का डिमांड कम हो गया है। तो फिर ये जो स्ट्रीट ट्रेडर्स है वो क्या बोलेंगे, ठीक है भाई कुछ भी करो, मेरा 100 रुपए तो निकाल दो। तो अब ये बोल रहे हैं कि 100 रुपए भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी 5% कम में चल रहा है प्राइस। ठीक है, तो अभी कितना है 95,000। तो अभी टारगेट ये रहेगा कि कम से कम 95,000 पे तो सेल कर दे। लेकिन देखो बाकी खर्चा छोड़ो, बाकी खर्चा अगर कंसाइनर एडजस्ट कर भी लेता है, करना ही पड़ेगा, लेकिन कंसाइनी क्योंकि बिकवाएगा तो उसे कमीशन तो देना ही पड़ेगा। सोचो उसके पास साड़ी पड़ा हुआ है, वो फोन करके बोल रहा है कि भाई साड़ी का आपका जो साड़ी हम लोग बेच रहे थे ना 125 में, वो 125 में तो छोड़ो, अब वो 95 में बिकने लायक हो चुका है, 100 में भी नहीं बिकेगा जिसमें आपने खरीदा हुआ है। और तो ये क्या बोलेंगे फिर स्ट्रीट ट्रेडर्स, ठीक है भाई डिमांड कम हो गया तो क्या कर सकते हैं, आप कम से कम मेरा कॉस्ट निकालो। लेकिन सारे खर्चे एक तरफ, लेकिन कंसाइनी अगर काम करेगा तो वो तो अपना कमीशन लेगा ही, तो यहाँ से हमें कमीशन को भी लेस करना पड़ेगा। तो लेस हम लोग यहाँ पर करेंगे कमीशन, जो इतने क्वांटिटी ऑफ साड़ी को बेचने में कंसाइनी ले सकता है, कितना लेगा, कमीशन है @5%। देखो यहाँ पर 2 कमीशन था टोटल सेल पे, और अगर एक्स्ट्रा प्राइस पे बिकवाता है, यहाँ तो एक्स्ट्रा प्राइस पे नहीं बिकवा पाएगा, जो प्राइस है उससे भी कम में बिकवा रहा है, लेकिन उसमें तो कंसाइनी का कोई गलती नहीं है। तो जितना सेल वैल्यू होगा, कंसाइनी बोल रहा है सेल वैल्यू 95,000 होगा, मुझे उस पर 5% का कमीशन दे दीजिएगा 4750। तो कंसाइनी भी सेक्रीफाइस कर रहा है कि ठीक है भाई आपका साड़ी जो है 95,000 में बिकेगा तो मुझे 95,000 पे ही कमीशन दे दीजिएगा, लेकिन मुझे दीजिएगा क्योंकि मैंने तो मेहनत किया है। अब एनआरबी फिर कितना निकल के आएगा, एनआरबी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, साड़ी सारे बिक जाएंगे 95,000 में, लेकिन जिसके थ्रू से बिक रहा है उसको मुझे देना है 4750। तो वैल्यू कितना आ रहा है नेट रियलाइजेबल, ये रियलाइजेबल वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 90,250। ठीक है 90,250, ये हम लोग का एनआरबी आ गया। और ये क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कॉस्ट में आ गया। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तुम लोगों ने अगर फाइनल अकाउंट्स किया है 11 में या फिर कॉलेज में कभी भी किया है तो देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें हमेशा बोलता है कि स्टॉक का वैल्यू कैसे करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो ये कॉस्ट और ये एनआरबी, तो लोअर कौन सा है, इन दोनों में लोअर जो है वही हमारा स्टॉक का वैल्यू डिसाइड करेगा। तो लोअर है 90,250, तो इसमें हमें वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि क्या ये करना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अगर मेरा मार्केट में प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट से एनआरबी कम ही होगा। तो तुम लोग अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी करते हो, सिर्फ ये वाला भी करते हो तो भी करेक्ट है। मतलब अगर किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट से भी कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट और एनआरबी में तो एनआरबी ही मेरा कम आएगा ना, तो मुझे एनआरबी का कैलकुलेशन करने से ही काफी था, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने दोनों करके दिखा दिया, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो लोअर 90,250 हो रहा है, तो वर्किंग नोट 2 में हम लोग लिखेंगे 90,250 यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 90,250। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 90,250 और ये है हम लोग का 6,25,000, तो ये टोटल करके कितना आ जाएगा 250 और 5 7,15,250, 7,15,250, 7,15,250 माइनस 6 लाख माइनस 3,000 माइनस 38,500 माइनस 38,500, सही हो रहा है 73,700 प्रॉफिट ही आ रहा है। ठीक है, 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पर देखेंगे कि निर्मला ट्रेडर्स का क्या कैलकुलेशन निकल के आया। निर्मला ट्रेडर्स के पास श्री ट्रेडर्स का 6,25,000 पड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरा पैसा थोड़ी ना रिटर्न देंगे। पहला बात तो वो बोलेंगे मैंने तो आपको
पहले से ही 5 लाख एडवांस किया है तो हम 5 लाख कम देंगे, ठीक है। फिर मुझे 1,25,000 देना चाहिए, लेकिन मैंने आपके बिजनेस के पीछे खर्चा किया है 1,000, तो वो मुझे मिलना चाहिए, तो वो माइनस हो जाएगा। फिर बोलेगा मेरा जो मेहनत का कमीशन है 37,500, वो डिडक्ट हो जाएगा, तो 86,500, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई। अब देखो पेमेंट कर दिया है ऐसा बोला है क्या, देखते हैं। नहीं, यहाँ पर बाकी क्वेश्चन में बोला था कि ड्राफ्ट करके पे कर दिया, यहाँ नहीं बोला है, तो हम लोग बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे 86,500, मतलब इतना पैसा मिलेगा निर्मला ट्रेडर से। और अगर हमें क्वेश्चन में बोल देगा इतना अमाउंट भेज दिया गया है जो पैसा मिलने वाला था, या फिर ड्राफ्ट कर दिया गया है, तो हम लोग बाई बैंक लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में हमें बोलेगा। कहीं पर बोला नहीं है, देखो ना, दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला था कि पेमेंट हुआ है, ये देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला है कि ड्राफ्ट के थ्रू से, ये देखो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से अमाउंट ड्यू पे कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है। मतलब इतना अमाउंट जब भी पे करना है इतना अमाउंट मिलेगा, किसको मिलेगा, श्री ट्रेडर्स को, और देगा कौन, निर्मला ट्रेडर्स, ठीक है। अब तुम लोग ये बात पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ कमीशन 37,500 लिखा, ये कमीशन क्यों नहीं लिया। ये कमीशन तो तब मिलेगा जब ये बेचेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्यों कमीशन दिए, क्योंकि जब भी हमें कॉस्ट और एनआरबी में डिफरेंस दिखने लगता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, एनआरबी क्यों किया, क्योंकि मार्केट में चीज का प्राइस कम हो रहा है। एनआरबी का मतलब होता है बेच के क्या मिलेगा, और माइनस बिकवाने का जो भी खर्चा है वो लेस करने के बाद जो आता है उसे एनआरबी बोलते हैं। ये तो तब होगा जब बेच के ये पैसा जो है मतलब ये कमीशन तब देना पड़ेगा जब इतने पीसेस साड़ी जो है इतने में बिकेंगे, तब देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि एनआरबी कैलकुलेट करना था तो मुझे ये वाला कमीशन लेस करना था, तो मुझे एनआरबी पता चला, तो कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर उस पे हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम लोग एनआरबी नहीं निकालते हैं, सिर्फ इस पे रिकॉर्ड करते, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एनआरबी निकालना पड़ता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को बेच के क्या मिला और उसको बिकवाने का रिलेटेड एक्सपेंसेस, स्पेशली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इस केस में लेस होता है। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा नेट रियलाइजेबल। तो ये थोड़ा सा अलग था, बोल सकते हो इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब देखो 6th नंबर में क्या बोला है। अच्छा, ये जो है इनवॉइस वाला क्वेश्चन है, मैंने इनवॉइस सिखाया नहीं है अभी तक, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग, उसके बाद वाले से करते हैं। ये इनवॉइस वाला सीखेंगे तब करेंगे। 7th वाला देखो, के ऑफ कोलकाता सेंड्स 1,000 बॉक्सेस ऑफ क्लोथिंग टू पी ऑफ पटना ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो कोलकाता से बॉक्सेस पटना गया है, द गुड्स इन ईच बॉक्स 200, एक एक बॉक्स का जो प्राइस है वो है 200। के पेज रेलवे फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 एंड ड्रॉ अपॉन पी ए बिल फॉर 10,000। के ने यानी कंसाइनर ने फ्रेट इंश्योरेंस का 500 का खर्चा किया और पी पे एक बिल ड्रॉ किया है, तो बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होगा, के बुक्स में होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी होगा, ठीक है। विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड, पी ने वो एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। फिर बोल रहा है पी फॉरवर्ड एंड अकाउंट सेल्स टू के, अकाउंट सेल्स का मतलब है जहां पर से पी का हर एक चीज का डिटेल्स रहेगा कि उसके पास कितना स्टॉक रिसीव हुआ, कितना उसने खर्चा किया, कितना उसने बेच दिया। दैट उसमें क्या दिख रहा है, 500 बॉक्सेस हैव बीन सोल्ड, तो कितने बॉक्सेस भेजे गए थे 1000, उसमें से 500 बॉक्सेस पी ने बेच दिया, कितने में, 250 पर बॉक्स, while 300 बॉक्सेस आर सोल्ड 260। अच्छा, अलग अलग रेट पे बेचा, 500 बॉक्स बेचा है 250 करके, 300 बॉक्स भेजा बेचा है 260 करके, तो यहाँ पर टोटल 800 बॉक्सेस सेल हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, 1000 बॉक्सेस भेजा गया था तो 200 बॉक्सेस होगा, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, 200 बॉक्सेस रिमेन अनसोल्ड, बता भी दिया है, देखो द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पी पी, ये क्या लिखा है, इंस्टीड ऑफ कैरेज, जो भी हो, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा कुछ अलग मतलब लैंग्वेज यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ये पी का बात हो रहा है, पी ने क्या किया है, कैरेज का 100 और अदर चार्जेस 2000 खर्चा किया है, ठीक है। फिर बोल रहा है पी इज एंटाइटल कमीशन 7% ऑन द ग्रॉस सेल, पी एनक्लोजेस ए चेक फॉर द बैलेंस ड्यू टू के, पी ने चेक में पूरा पैसा दे दिया है जो के को मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा बाई बैंक वाला एंट्री होगा। बोला है सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट दिखा दो के बुक्स में, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इलास्ट्रेशन 7 में ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को, ठीक है। चलो
इन द बुक्स ऑफ के कंसाइनमेंट एक्ट। सबसे पहले तो लिखना पड़ता है हमेशा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखोगे जब भी एग्जाम में लिखोगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 बॉक्सेस 200 करके, तो 1000 बॉक्सेस 200 करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 लाख। अच्छा, इसके बाद देखो के ने फ्रेट और इंश्योरेंस पे किया है 500 का, तो टू बैंक या कैश लिख सकते हो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 का खर्चा किया। फिर पी के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है, तो बिल्स ड्रॉ का एंट्री मैंने अभी दिखाया, बिल्स रिसीवेबल टू पी होगा, लेकिन ना तो हमारे पास पी अकाउंट है ना तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, तो फिर इस एंट्री का तो कोई मतलब नहीं बनता है 10,000 वाला, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अकाउंट सेल्स भेज दिया है किसने, पी ने, पटना से, और बोला है कि कितना बॉक्स बेचा है, 500 बॉक्स 250 करके, तो सेल प्रोसीड्स यहाँ पर आएगा, तो बाई पी अकाउंट, पी से सेल प्रोसीड्स जो है लिया जाएगा। तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, 500 बॉक्सेस भेज बेचा है 250 करके, और उसके बाद 300 260 करके, तो 300 260 करके, तो देखते हैं कितना आता है। 500 250 1,25,000 और 300 260 78,000। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा टोटल सेल प्रोसीड्स कितना है, 2,03,000। हम इसे आउटर कॉलम में लिख देते, तुम लोग का जगह है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। 2,03,000 हो रहा है, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मेरा जगह था मैंने लिख दिया। अच्छा, फिर बोल रहा है 200 बॉक्सेस अनसोल्ड है। हाँ, बोलो। तो एक्सेस पर लिखे दिला হবে না ক্লাস করে হ্যাঁ, তাহলেও হবে, তাহলেও হবে। अच्छा, अब यहाँ पर पी का खर्चा देखते हैं। देखो फिर 200 बॉक्सेस जो है वो अनसोल्ड है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनिंग, ऐसे लिख सकते हो, बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनिंग। कंसाइनिंग का मतलब पी, पी के पास जो स्टॉक पड़ा है उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो मैंने तुम लोग को कैलकुलेशन सिखाया है स्ट्रक्चर। अब बोल रहे हैं एक्सपेंसेस पी ने भी किया है, कैरेज का 100, अदर चार्जेस 2,000, तो पी ने किया है तो पी को तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो टू पी अकाउंट लिखेंगे, कैरेज और अदर चार्ज, अदर चार्ज, ठीक है। कैरेज का 100, अदर चार्ज का 2,000, कैरेज का 100, अदर चार्ज का 2,000, कमीशन मिलेगा 7% ऑन ग्रॉस सेल, तो यहाँ पर लिख दो कमीशन, कमीशन है 7% ऑन ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल कितना था ये देखो, मैंने ना इसीलिए टोटल कर लिया है 2,03,000, ताकि यहाँ पर लिखने में आसानी हो। बाकी अगर तुम लोग अलग अलग भी लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14,210, 14,210, ठीक है। अच्छा, अब बचा क्या, हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, कितना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो कैलकुलेट करके देना है, वो निकल जाएगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पूरा बिजनेस करके इनका प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करके क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, यही वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग निकालेंगे, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी अगर तुम लोग देखोगे तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट भी नहीं है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट भी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो कैसे करके होगा, हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले यहाँ पर लिखते हैं यूनिट और अमाउंट, कितना स्टॉक भेजा गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड,
ठीक है। लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। अगर बाय कंसाइनर नहीं भी लिखता है तो क्या हो जाएगा, बाय के लिख दो, ठीक है, क्योंकि कंसाइनर का नाम के है तो के लिख दिया, जल्दी होगा। कंसाइनर लैंग्वेज बड़ा है, टाइम लगेगा। कितना स्टॉक भेजा है, 1000 बॉक्सेस 200 करके, तो यूनिट 1000 हो जाएगा और 200 करके हो जाता है 2 लाख, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑल एक्सपेंसेस बाय के हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो रिकरिंग हो चाहे वो नॉन रिकरिंग हो, क्योंकि जो कंसाइनर का खर्चा होता है वो सारे के सारे नॉन रिकरिंग होते हैं, वो वन टाइम ही लगते हैं स्टॉक को पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या खर्चा किया है, हम लोग यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने खर्चा किया है फ्रेट इंश्योरेंस का 500, तो यहाँ पर लगा देते हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, 500। तो अगर खर्चा इन्होंने 500 का किया है तो अब 1000 पीसेस बॉक्सेस का प्राइस हो जाएगा 2,05,000, ठीक है। जो पहले पर पीसेस कितना करके हो रहा था, 200 करके हो रहा था, वही वाला अभी हो जाएगा कितना करके होगा, आई थिंक 250 200.5 ऐसा कुछ हो जाएगा शायद, ठीक है, ऐसा करके हो रहा है। अगर तुम लोग एट द रेट देखोगे तो वो भी देख सकते हो। ये देखो 200 500 डिवाइडेड बाई 1000, देखो पर पीसेस कितना करके हो रहा है 200.5, 50 पैसा करके पर बॉक्स का प्राइस जो है बढ़ गया, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट एंड रिसीव्ड बाय पी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय के एंड रिसीव्ड बाय पी, रिसीव्ड बाय पी मतलब यही स्टॉक के ने भेजा, जितना स्टॉक, ये पूरा का पूरा स्टॉक पी को रिसीव हो गया। अगर पी ने कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किया है तो वो एड ऑन होगा। तो देखते हैं पी ने क्या खर्चा किया था। पी ने खर्चा यहाँ पर किया था, बोल रहा है कैरेज और अदर चार्जेस, ठीक है। तो कैरेज जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग होता है। अदर चार्जेस में ना हमें ये नहीं पता कि अदर चार्जेस का नाम क्या है, क्योंकि अब अदर चार्जेस क्या है वो तो नहीं पता चल रहा है। जब तक नाम नहीं देगा कि रेकरिंग है नॉन रेकरिंग है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसीलिए अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग उसे रेकरिंग ही मान लेंगे, ठीक है। तो 100 जो कैरेज है वो तो कंप्लीटली पता चल रहा है कैरेज को देख के कि ये नॉन रिकरिंग खर्चा है। क्यों, क्योंकि ये गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा है। अदर चार्जेस में क्या है नाम नहीं पता, अगर नहीं पता है तो उसे रेकरिंग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय पी, क्योंकि ये सब खर्चा जो है हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय पी कितना हो रहा है 100, ये देखो ये कैरेज वाला खर्चा, ठीक है, कैरेज। तो अभी 1000 पीसेस बॉक्सेस का प्राइस हो चुका है 2,06,000, ठीक है। मतलब जो 200 रुपए था वो 200 रुपए 60 पैसा हो चुका है, 200.60 हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं कितना है, देखो यहाँ पर हम लोग का टोटल 1000 बॉक्सेस भेजा गया था, उसमें से सोल्ड आउट हो चुका है कितना, 500 और 300 पीसेस, ठीक है, 500 और 300 पीसेस सोल्ड आउट हो चुका है। तो -500 -300, तो 800 माइनस होने से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 200। अब 200 का वैल्यू कितना होगा, अगर 1000 का वैल्यू इतना है तो 200 का कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल लो, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, देखो 40,120 वैल्यू होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि पहले वाले में तो मैंने सेल वैल्यू को भी लेस करके दिखाया, यहाँ नहीं दिखाया, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वो भी हो जाएगा। जैसे अगर तुम लोग पहले 500 का सेल वैल्यू निकाल लोगे, सेल वैल्यू नहीं मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा, और 300 का निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली 1000 से 800 माइनस करके 200 का वैल्यू ये आ जाएगा। कैसे, देखो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 2,006,000 इन डिवाइडेड बाई 1000, अभी एक एक पीस का वैल्यू कितना आ चुका है 200.6, तो 500 पीसेस का वैल्यू कितना होगा जो बिक गया है, 500 पीसेस का वैल्यू हो रहा है 1,03,000। ये देखो 500 पीसेस का वैल्यू हो रहा है 1,03,000, तो 300 पीसेस का वैल्यू कितना होगा, तो 200.6 इंटू 300, तो ये कितना हो गया 60,000
ये देखो 60,180। अब अगर तुम लोग ये 2,06,000 से माइनस कर देते हो 1,03,000 और माइनस 60,180, तो आंसर निकल के आ जाता है 40,120। लेकिन देखो ये काफी मेहनत वाला काम हो गया, हम लोग ऐसा क्यों करें? ये तो मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, ये तो बेवकूफी हो जाएगा। ऐसे भी होगा कि पहले सेल जितना हुआ है उस सबका कॉस्ट निकाल लो, फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालो। लेकिन बेटर तो ये है कि ये शॉर्टकट यूज करो कि सिंपल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल लो, हमें तो चाहिए वही। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ भी प्राइस प्राइस कम नहीं हो रहा है कि हमें कॉस्ट और एनआरवी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यही वाला हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा 40,120। बस ये यहाँ पर लिख लो और चेक करके देखो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस करके। तो 40,120 प्लस 2,03,000, ठीक है, तो ये हो गया 2,43,120। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंस माइनस करने के बाद कितना हो रहा है। ये हो गया 2 लाख और ये से 2,02,600 माइनस कर देते हैं 2,02,600 माइनस 1,4,210 26,310। ठीक है, 26,310 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। टू लैख 43,120 2,43,120 ये टोटल वाला वैल्यू था, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करके हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया। ठीक है, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसा ही था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो 8th नंबर, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि एस ऑफ मुंबई कंसाइन 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी टू एम ऑफ कोलकाता। मतलब ये कंसाइनर है एस और कंसाइनी है एम। द गुड्स वेयर इनवॉइस्ड एट 300, गुड्स भेजा गया है कितना करके? 300 करके। ठीक है, अच्छा, सो एज टू यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। अच्छा, बोल रहा है ताकि कॉस्ट पे 50% प्रॉफिट कमा सके। यहाँ पर है सिंस एस इनकट, अच्छा, एस इनकट 2,000 on freight and insurance, M इनकट 1,000 on salesman salary and 1,600 on go down rent, M sold 50 unit for cash 320 per unit and 20 unit on credit 350 per unit। तो M जो कंसाइनी है उसने कुछ कैश सेल किया है, कुछ क्रेडिट सेल किया है। द सी रिटेन्ड हर कमीशन 6%, इन्होंने 6% कमीशन रखा था, जिसमें 1% डेल क्रेडियर अरेंजमेंट भी था। डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनी को कब मिलता है? जब कंसाइनी बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहता है, तो उसे डेल क्रेडियर कमीशन दिया जाता है। मतलब 6% कमीशन का दो पार्ट है, 5% तो नॉर्मल यानी ऑर्डिनरी कमीशन है और 1% जो है वो डेल क्रेडियर कमीशन है। ठीक है, अच्छा, एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू। अच्छा, बेचने के बाद जो भी पैसा मिला उसके बाद अपना खर्चा डिडक्ट करने के बाद बाकी पैसा उसने रिटर्न कर दिया। डेटर 2,000 टू whom the goods were sold by M become insolvent and only 50 पैसा इन रूपी was recovered। बोल रहा है कि जो क्रेडिट सेल किया था ना एम ने, उसमें से एक डेटर है जिसको 2,000 रुपीज का सेल किया गया था, वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। अब उसका हालत ऐसा है कि 1 रुपीज की जगह 50 पैसा ही दे सकता है। मतलब 2,000 के जगह सिर्फ 1,000 देगा, 1,000 रिसीव होगा और 1,000 बैड डेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेल का ये कंडीशन हुआ है। अब ये बैड डेप्ट कौन जो है इस लॉस को बियर करेगा? ऑब्वियसली कंसाइनी करेगा। ठीक है, कंसाइनी करेगा। क्यों कंसाइनी करेगा? क्योंकि उसको क्या दिया जा रहा है? डेल क्रेडियर कमीशन। तो कंसाइनर को इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वैसे यहाँ पर हमें लेजर बनाना है एम के बुक्स में, मतलब कंसाइनी के बुक्स में। तो ये देखो अलग क्वेश्चन हो गया। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डेल क्रेडियर नहीं आया था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ओवरराइडिंग कमीशन देखा था। जो भी हो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि हम लोग कंसाइनर का बुक्स नहीं ओपन करेंगे, कंसाइनी का करने बोला है। तो कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या अकाउंट होना चाहिए पहले वो देखो। हमें नेसेसरी लेजर बोला है, तो नेसेसरी क्या क्या लेजर हो सकता है यहाँ पर लिखते हैं। इलास्ट्रेशन 8 इन द बुक्स ऑफ
एम, ठीक है। एम के बुक्स में क्या अकाउंट होगा? जैसे कंसाइनर कंसाइनी का अकाउंट बनाता है वैसे ही कंसाइनी कंसाइनर का बनाएगा सबसे पहले। तो एक एस अकाउंट, एक एस अकाउंट होगा, और उसका जो अर्निंग है कमीशन वो उसका अकाउंट बना सकता है कि ये बिजनेस करके मुझे कितना कमीशन मिल रहा है, ये एक अकाउंट बना सकता है, ठीक है। ये दो अकाउंट, और एक अकाउंट बन सकता है डेटर, कंसाइनमेंट डेटर। कंसाइनमेंट डेटर का मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट बिजनेस में जो डेटर जनरेट हो रहा है उसका नाम दे देते हैं हम लोग कंसाइनमेंट डेटर। तो अगर कभी भी कंसाइनी का बुक्स बनाने बोले तो नेसेसरी लेजर हम लोग ये बना सकते हैं, उसमें से ये तभी बनेगा अगर क्रेडिट सेल हुआ है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अदरवाइज ये दोनों बच जाएगा, एक कमीशन वाला और एक कंसाइनर वाला। अच्छा, अब हमें लिखना क्या पड़ेगा? देखो, जैसे यहाँ पर गुड्स जो है रिसीव, यहाँ पर देखो गुड्स भेजने वाला तो कोई बात नहीं है। कंसाइनी क्या क्या करता है? कंसाइनी सबसे पहले मिला हुआ गुड्स को सेल करता है, और अगर कोई खर्चा कर रहा है तो वो हमें रिकॉर्ड करना है। देखते हैं एम का क्या क्या डेटा है। एस ने भेजा है, ये तो एम के बुक्स में नहीं आएगा। गुड्स जो है भेजा है और इतना प्रॉफिट कमाने के लिए भेजा है, छोड़ो ये हमारे लिए तो रेलिवेंट है नहीं, ये एम के लिए बोल रहा है। एस का देखो, बोल रहा है एस ने 2000 का खर्चा किया, ये भी हमें जरूरत नहीं। एम ने क्या खर्चा किया है? देखो एम ने खर्चा किया है 1000 रुपीज का खर्चा किया है, ठीक है। यहाँ पर 1000 रुपीज का खर्चा किया, सेल्समैन का सैलरी और गोडाउन रेंट। तो एम क्या एंट्री करेगा? एम बोलेगा कि ये पैसा हम बाद में ले लेंगे एम से, अभी तो मेरे पास से जा रहा है। तो हम लोग किसका एंट्री करें? कंसाइनी के बुक्स में। तो एम कंसाइनी है, कंसाइनी ने अगर 1000 और 1600 रुपए पे किया है तो वो तो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, कैश ही होगा। यहाँ पर इस बात का कंफ्यूजन मत कर लो कि कंसाइनर तो बोलता है, कंसाइनमेंट में हम लोग लिखते हैं टू कंसाइनी, वो तो कंसाइनर बोल रहा है कि ये पैसा मुझे कंसाइनी को देना है। अभी कंसाइनी क्या बोल रहा है? हम खर्चा कर रहे हैं, मैंने फ्रेट दिया है, ठीक है, और मैंने सेल्समैन का सैलरी दिया है। फ्रेट नहीं है, सॉरी, गोडाउन रेंट है, ठीक है, 1000 सेल्समैन सैलरी और गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट है 1600। ये दोनों खर्चा किसने किया है? एम ने किया है। तो एम क्या एंट्री करेगा? हम एस से बाद में ये अमाउंट रिकवर कर लेंगे, तो एस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दोनों में से कुछ भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कैश या बैंक लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद एम ने क्या किया है? सेल किया है। सेल करने पे एम के पास कैश आएगा, लेकिन वो पैसा वो एस को दे देगा, खुद का प्रोडक्ट तो नहीं है कि बेच के पैसा रख लेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई कैश। कैश सेल का वैल्यू देखते हैं कितना है। दो तरीके का सेल किया है, कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। कैश सेल कितना किया है? देखो कैश सेल किया है 50 × 320, यहाँ पर लिखते हैं 50 × 320, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16,000, ठीक है। और क्रेडिट सेल को ना हम लोग कैश सेल के नीचे तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर एरो लगाने का मतलब तो कैश सेल के नीचे हो गया, लेकिन हम लोग कैश सेल के नीचे तो नहीं लिख सकते। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है? नॉर्मली होता है क्या? देखो नॉर्मली होता है डेटर टू सेल। अब ये एंट्री कौन कर रहा है? कर रहा है कंसाइनर, लेकिन डेटर किसका है? कंसाइनर का है। और सेल कौन कर रहा है? कंसाइनी कर रहा है। तो कंसाइनी का जब सेल खुद का है नहीं तो वो तो टू सेल लिख नहीं सकता है। सेल करके जो भी पैसा आएगा उसे एस को रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो टू सेल की जगह टू एस लिखेगा, और डेटर की जगह लिखेगा कंसाइनमेंट डेटर। बस इतना ही फर्क है, वही डेटर टू सेल जैसा ही कंसेप्ट होगा, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंसाइनमेंट डेटर, और कुछ नहीं, कंसाइनमेंट डेटर। ये हो गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना बोल रहा है? क्रेडिट सेल बोल रहा है 350 पर यूनिट, ठीक है, 350 पर यूनिट। तो 350 इंटू कितना यूनिट सेल हुआ है? 20, तो ये हो गया हम लोग का 7000, ठीक है, ये हम लोग का 7000 आ गया। कि यहाँ पर आ रहा है कंसाइनमेंट डेटर बोल के, कंसाइनमेंट डेटर 7000। अब कंसाइनमेंट डेटर जो अकाउंट बनाए वहां पर लिख दो 2s बोल के 7000, 2s बोल के 7000, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि कमीशन मिलेगा 6% और उसमें 1% डेल ग्रेडियर कमीशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिर कमीशन लिखना पड़ेगा। तो एस से कमीशन मिलेगा, तो कमीशन का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है कि हम लोग बाई कैश लिख दे, ठीक है। कमीशन इसका क्या है, एस से कमीशन मिलेगा, तो जिससे पैसा मिलता है उसको डेबिट करते हैं, एस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कमीशन उनका इनकम है, तो टू कमीशन हो जाएगा। जैसे हम लोग टू पीएल रिकॉर्ड करते हैं वैसे टू कमीशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कमीशन क्या मिलेगा, एक मिलेगा ऑर्डिनरी कमीशन, एक मिलेगा डेल क्रेडियर कमीशन। मैंने ऐसे करके लिख दिया। ऑर्डिनरी कमीशन कितना मिलेगा बोल रहा है, देखो 6% में 1% डेल क्रेडियर है, तो ऑर्डिनरी कमीशन कितना हो जाएगा 5%, 5% करके मिलेगा और ये 1% मिलेगा। अच्छा, 5% मतलब कितना हो जाएगा, 16,000 और 7,000 का टोटल करेंगे, टोटल सेल पे मिलेगा ना, तो 16,000 प्लस 7,000 कितना हो जाएगा 23,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5% इंटू 23,000, ये मिलेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी कमीशन देखते हैं कितना होता है, 1150, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा है 1150। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं डेल क्रेडियर कमीशन कितना होगा, 1% हो रहा है कितने पे, 23,000। ये ना टोटल सेल पे ही दिखाना पड़ता है। मतलब तुम लोग अगर सोचोगे कि ये डेल क्रेडियर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है क्रेडिट सेल पे लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है, इंक्लूडिंग है ना। तो बोल रहा है कि कमीशन टोटल जो है वो डेल क्रेडियर कमीशन सिर्फ क्रेडिट सेल पे नहीं लगेगा, टोटल सेल पे ही लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में टोटल सेल पे ही लगाना पड़ता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो तो वो क्रेडिट सेल पे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व होता है कंसाइनमेंट का, तो वो टोटल सेल पे ही लगाया जाता है। तो इस बात का तुम लोग ध्यान रखना कि डेल क्रेडियर कमीशन का जो भी परसेंटेज होगा वो पूरा का पूरा टोटल सेल पे ही लगेगा, कैश इंक्लूडिंग क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन में यही रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो ये हो गया। अच्छा, अब कमीशन में हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। कमीशन में क्या लिखेंगे, बाई एस बोल के, बाई एस अकाउंट, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। कितना हो रहा है, ये टोटल करके लिख देते हैं 1150 प्लस 230, 1380, ठीक है, 1380 हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या बोला है। हाँ, एक जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, जो कि सिर्फ 2000 की जगह 1000 दे पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेटर अकाउंट में आते हैं। देखो डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि बाई बैंक जो हम लोगों का डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये देखो पहले बाई बैड डेट लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। बैड डेट कितना हुआ, जैसे कोई डेटर अगर हम लोग का बैड हो जाता है, जैसे इसके पहले हम लोग ट्रीटमेंट फॉर बैड डेट पढ़े थे, तो एंट्री क्या होता है, बैड डेट टू डेटर होता है, वही वाला एंट्री अभी हम लोग करेंगे, बैड डेट टू डेटर। तो बैड डेट कितना हो रहा है 2000 का 50% बैड डेट हो जाएगा, तो बचा कितना 1000, और बोल रहा है बाकी 1000 वो पे कर देगा। तो एक्चुअली ऐसे एंट्री होगा, बैंक डेबिट 1000 से होगा, बैड डेट 1000 से होगा और डेटर 2000 से चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डेटर में क्या लिखेंगे, बाई बैंक और बाई बैड डेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैंक, कितना 1000 मिलेगा। अच्छा, अब इस अकाउंट को अगर हमें क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। टोटल 7000 का क्रेडिट सेल था, जिसमें से 2000 वाला डेटर बैड हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, यानी बाकी डेटर बैड नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल दिया है कि एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू, मतलब एम ने सेटल डाउन करके सारे पैसे रिटर्न कर दिए, सिर्फ एक ही डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है। मतलब 7000 में से हम लोगों को टोटल कितना रिसीव हो जाएगा, 7000 में से 1000 नहीं होगा, 6000 बिल्कुल रिसीव हो जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पर बाई बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर करके टोटल 6000 भी लिख सकते हो, या अलग अलग एक बार 1000 एक बार 5000 भी लिख सकते हो, दोनों कंसेप्ट सेम है। अगर तुम लोग यहाँ 6000 लिख दोगे तो भी ठीक है। टोटल डेटर में से सिर्फ 2000 वाला डेटर इंसॉल्वेंट है जो कि 1000 नहीं दे पा रहा है, तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट हो जाएगा 6000। और अगर तुम लोग अलग अलग लिखोगे तो बाई बैंक एक बार 1000 लिखना पड़ेगा, बाई बैंक 5000 लिखना पड़ेगा, एक ही बात है, ऐसे भी किया जा सकता है। अब चलो कमीशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो कमीशन कितना मिलने वाला था 1380, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंसाइनी कैसे हिसाब करेगा, मेरा ये काम करके इनकम हुआ 1380, लेकिन क्योंकि मैंने डेल क्रेडियर कमीशन लिया तो बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ रहा है। मुझे अगर बैड डेट को जो है डाइजेस्ट करना है तो मेरा जो है इनकम वो कम हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो टू कंसाइनमेंट ऐसे हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट डेटर, टू कंसाइनमेंट डेटर बोल के हो जाएगा 1000। ये इसका लॉस हो गया। 1380 इनकम हुआ था, लेकिन 1000 का जो बैड डेट का लॉस है ये तो कंसाइनी को जो है बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेल क्रेडियर कमीशन ले रहा है। तो ये कमीशन वाला काम करके इसका प्रॉफिट कितना हुआ, अब तक हम लोग कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब कंसाइनी का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो कंसाइनी का प्रॉफिट हुआ है 380 रुपीज। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट का काम करके इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये किसका हो रहा है, कंसाइनी का प्रॉफिट हुआ है। 380 रुपीज का कंसाइनी का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब बचा ये वाला अकाउंट, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमें कितना कितना लिखा हुआ है टोटल कर लेते हैं। देखो इधर 1000 और 1600, मतलब 2600, और इधर हो गया इधर हो जाएगा 2000, 16, ये इधर ज्यादा है, 16,000 प्लस 7,000, 23,000, ये पहले लिख लेते हैं 23,000। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे 23,000, 23,000 माइनस 1150 माइनस 230 माइनस 2600, 1920। ठीक है, 1920 यहाँ पर आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सा अकाउंट है, ये कंसाइनर का अकाउंट है। तो कंसाइनर का अकाउंट मेंटेन करके कंसाइनी क्या देखेगा कि कंसाइनर का मैंने ये इतना बेचा, वो पैसा उसको दे देंगे, ये भी बेचा, ये भी पैसा मुझे उसको पूरा देना पड़ेगा। भले ही मुझे पता है कि 7,000 में से सिर्फ 6,000 ही पैसा अर्निंग हुआ है, क्योंकि मैंने डेल क्रेडियर कमीशन लिया है। तो कंसाइनर तो और इसका लॉस बियर नहीं करेगा, तो कंसाइनर तो अपना पूरा 23,000 का ही सेल का पैसा लेगा। लेकिन हम अपना कुछ खर्चा किए वो डिडक्ट कर लेंगे, हम सेल्समैन का सैलरी डिडक्ट कर लेंगे, गोडाउन रेंट डिडक्ट कर लेंगे, कमीशन डिडक्ट कर लेंगे, बचे हुए पैसे हम रिम्बर्स करेंगे। तो क्योंकि कंसाइनी रिम्बर्स कर रहा है तो उसके लिए टू बैंक होगा। अभी तक हम लोग जब भी कर रहे थे बाई बैंक आ रहा था, क्योंकि वो कंसाइनर को मिल रहा था। अब कंसाइनी का अकाउंट कर रहे हैं तो कंसाइनी ये पैसा वापस कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, टू बैंक बोल के फाइनल रेमिटेंस 19,080 रुपीज का आ रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, जहां पर हमें कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए बोला था। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इलास्ट्रेशन 9। ठीक है, यही वाला लास्ट करेंगे। 10 वाला जो है ये भी शायद इनवॉइस वाला है, 10 और 11 ये अभी नहीं कर सकते, ये वाला कर लेते हैं। देखो बोल रहा है ऑन 1 नवंबर 2021 के ऑफ कैलकाटा सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू डी ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, के पेड 5,000 एज रेलवे फ्रेट, 2,000 इंश्योरेंस। On 31st December, account sales was received from D disclosing that entire quality of goods were sold क्वांटिटी ऑफ गुड्स वेर सोल्ड फॉर 1,50,000। तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, बच गए। एक तो मेहनत हम लोग का कम होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, पूरा स्टॉक जो है सेल हो गया। अब बोल रहा है आउट ऑफ विच 30,000 was sold for credit, a customer who purchased goods for 5,000 failed to pay and debt proved bad। तो देखो यहाँ कैश क्रेडिट दोनों तरीके का सेल हुआ है, जिसमें से 30,000 का जो क्रेडिट सेल टोटल हुआ है उसमें से 5,000 का क्रेडिट सेल बैड डेट हो गया है। ऑल अदर डेट्स वेर कलेक्टेड बाय डी इन फुल, बाकी सारे पैसे मिल चुका है। मतलब 30,000 का क्रेडिट सेल हुआ था, जिसमें से 5,000 का पूरा लॉस है, 25,000 पूरा रिसीव हो चुका है। 10% कमीशन मिलेगा। डी सेंड्स द अमाउंट ड्यू टू के बाय चेक, पास नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ के। सिंपल सा क्वेश्चन है, के बुक्स में हमें सारे लेजर प्रिपेयर करके देने हैं। तो देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ के,
कंसाइनमेंट अकाउंट एक बनेगा। नेक्स्ट बनेगा डी अकाउंट। अच्छा, एक हम लोग बना लेते हैं कंसाइनमेंट डेटर, क्योंकि बैड डेप्ट है। और एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो, सबसे पहले टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखना पड़ता है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखते हैं कितना गुड्स भेजा गया है, 1 लाख का, तो यहाँ लिख देते हैं 1 लाख। अच्छा, इसके बाद देखो बोल रहा है डी ऑफ दिल्ली कंसाइनमेंट बेसिस के पेड 5000 एज रेलवे फ्रेट एंड 2000 इंश्योरेंस। के ने पे किया है, तो टू बैंक या कैश। रेलवे फ्रेट और इंश्योरेंस। रेलवे फ्रेट है 5000 और इंश्योरेंस था 2000। एक बार देख ले। 2000। अच्छा, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का क्रॉस पोस्टिंग कर लो बाई कंसाइनमेंट। 1 लाख। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ऑन 31 दिसंबर 2021 अकाउंट सेल्स भेज दिया है किसने, कंसाइनी ने, डी जो है, और वहां पर बोला है कि कितने का गुड्स बिक गया है, 1,50,000 का, जिसमें से 30,000 क्रेडिट सेल है। तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जो कैश सेल हुआ है उसका पैसा तो कंफर्म मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डी अकाउंट। यहाँ पर लिख देते हैं कैश सेल। कैश सेल ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो पैसा कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो अगर 1,50,000 का टोटल सेल है, उसमें से 30,000 अगर क्रेडिट है, तो कैश सेल कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये देखो कैश सेल कैसे आएगा, 1,50,000 माइनस 30 करके, ठीक है। क्रेडिट सेल में डाउट होता है, पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेटर बोल के। तो यहाँ पर डेटर कंसाइनमेंट बिजनेस का है, तो नाम लिखना चाहिए कंसाइनमेंट डेटर। कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। अब हम लोग डी के वहां क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं और कंसाइनमेंट डेटर में भी करते हैं। डी में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट सेल प्रोसीड 1,20,000। और इधर लिखना पड़ेगा कंसाइनमेंट डेटर में टू कंसाइनमेंट 30,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कस्टमर है जिसने 5,000 का गुड्स लिया था, बट ये प्रूव हो गया कि वो और पे नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर कंसाइनी को किसी तरीके का डेल क्रेडिट कमीशन देने का बात नहीं हुआ है, यानी ये पूरा लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा कंसाइनर यानी के को, ठीक है। तो फिर बैड डेट जैसे हम लोग अपने पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट डेटर बोल के, टू कंसाइनमेंट डेटर और हाइफन देके लिख दो बैड डेट, ठीक है। ये एंट्री क्यों ऐसा हुआ, जैसे हम लोग सेल का एंट्री कैसे कर रहे हैं या फिर कंसाइनमेंट का कैसे कर रहे हैं। देखो, बैड डेट होने से एंट्री क्या होता है, बैड डेट टू डेटर होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बैड डेट को यहाँ डेबिट नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट डेटर को हमें कम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, जितने से डेटर रेज हुआ था उसमें से कितने का डेटर कम हो गया, उसमें से हम लोग का डेटर जो कम हो गया वो हो रहा है 5,000 का, ठीक है। 5,000 का डेटर हम लोग का कम हो रहा है। तो डेटर अगर मेरा बैड हो जाएगा तो मुझे इधर उतने से डेटर को कम करके दिखाना पड़ेगा, 30,000 में से 5,000। तो कंसाइनमेंट डेटर में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट 5,000 का
बैड डेट हुआ है, बाकी सभी ने पैसा दे दिया है, ठीक है, बाकी सभी ने पैसा दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो बाकी अगर सभी ने पैसा दे दिया है तो यहाँ पर बाकी अमाउंट रिसीव हो जाएगा हम लोग का। बाकी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई डी अकाउंट बोल के, क्योंकि डी से रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरा 30,000 क्लोज, ठीक है। ये पैसा तो हम लोग डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसका बुक्स कर रहे हैं, के का बुक्स कर रहे हैं। ये पैसा किसको मिलेगा, डी को मिलेगा, ठीक है। ये पैसा डी रिसीव करेगा, मतलब डी से हम लोग रिसीव करेंगे, हम लोग यानी कि कंसाइनर के रिसीव करेगा। तो जिससे पैसा मिलता है उसको डेटर बनाएंगे, तो डी से ये पैसा ले सकते हैं, क्योंकि डी ने बता दिया है कि 30,000 का जो डेटर है उसमें से 5,000 बैड डेट हो चुका है, ठीक है। तो ये अकाउंट देखो हम लोग का क्लोज हो गया। अब यहाँ पर बाकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि ये पॉइंट बोल दिया था कि बाकी जितने भी डेटर है, ऑल अदर डेट्स आर कलेक्टेड बाय डी इन फुल। डी ने पूरा कलेक्शन कर लिया है बाकी अमाउंट का, तो फिर डी से ही वो पैसा मिलेगा, हमें तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। डी को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन सेल्स। तो कमीशन लिख लेते हैं, डी को जो कमीशन दिया जाएगा यहाँ पर 2D बोल के कमीशन, सेल पे 10%, ठीक है। तो सेल पे 10% देना पड़ेगा। सेल कितना हुआ है, सेल हुआ है टोटल 1,50,000 का। कमीशन टोटल पे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन का बात हुआ था। अब कोई बैड डेप्ट कर दिया है उसके लिए तो डी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो टोटल सेल पे मिलेगा 10%, यानी हो जाएगा 15,000। तो डी अकाउंट में लिख देते हैं बाई कंसाइनमेंट कमीशन, बाई कंसाइनमेंट कमीशन 15,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, डी सेंड्स द अमाउंट यू, बस और कुछ नहीं, ये क्लोज करने के लिए बोला है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले इसको क्लोज करते देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितना है। क्लोजिंग स्टॉक निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे गुड्स जो है वो सेल हो चुके हैं। तो 1,50,000 से 1 लाख माइनस करेंगे 50,000, 50 और यहाँ पर 20 लेस हो गया 30, 30 से 7 लेस हो जाएगा 23 होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ 23 टू PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 1,50,000, ठीक है। ये आ जाएगा प्रॉफिट। अब डी का देखो, डी का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो डी का यहाँ पर ये वाला कमीशन नहीं लिखा शायद मैंने, नहीं कमीशन तो लिख लिया, क्या नहीं लिखा है, 15,000 इधर लिखा है मैंने, और इधर কনসাইনমেন্ট ডেটারটা লিখে নিলাম, ওটা এখানে আসবে, কনসাইনমেন্ট ডেটারে আসবে, ওটা তো লিখে দিয়েছি। এক সেকেন্ড, 1,20,000। अच्छा हाँ, ये वाला आएगा ना, डी अकाउंट के नीचे ये वाला भी आएगा। डी नहीं तो सेल किया है, हाँ ठीक है बोला, सेटस टू कंसाइनमेंट डेटर, टू कंसाइनमेंट डेटर, ये आ जाएगा 30,000। तो टोटल हो गया 1,50,000, और उसमें से 15,000 वो अपना कमीशन डिडक्ट कर लेगा, बाकी पैसा रिम्बर्स करेगा, ठीक है। बाकी पैसा कितना हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, 30,000 तो पूरा वो पैसा रिटर्न नहीं कर सकता है, देखो, क्योंकि ये वाला क्या हुआ है, ये फिर इधर भी क्रॉस पोस्टिंग होगा, ये 5,000 इधर भी आएगा यहाँ पर बाई कंसाइनमेंट डेटर बोलते, तब सही आंसर आएगा। क्यों, देखो इसके पास सेल करके 1,20,000 जो आया वो तो वो जरूर दे पाएगा, क्योंकि कैश सेल किया है। 30,000 का जो क्रेडिट सेल है 5,000 तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 5,000 को यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कर दिया मैंने रिवर्स करके। अब यहाँ पर देखते कितना पैसा रेमिट हो रहा है। अब फाइनली रेमिट कर दिया है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैंक बोल के, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,50,000 से 20 माइनस हो जाएगा 20, 1,30,000, हाँ 1,30,000 होगा, ठीक है। ये देखो, वो 1,50,000 दे ही नहीं सकता है, वो कितना दे पाएगा, 1,25,000 दे पाएगा, लेकिन 15 अपना डिडक्ट कर लेगा तो 1,30,000 बचेगा। हो गया ये वाला अकाउंट क्लोज, और ये तो टू ट्रेडिंग बोल के क्लोज हो जाएगा, टू ट्रेडिंग 1,00,000। टू ट्रेडिंग बोल के 1,00,000 कम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, बस ये वाला कंप्लीट हो गया।
यहाँ पर 2 पॉइंट देखने वाला था, अगर डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है, नहीं मिल रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है। अगर डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है तो फिर कंसाइनी लॉस बेयर करेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो कंसाइनर को लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया है 10th नंबर वाला, तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, 10 और 11, ठीक है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बाकी है प्लस इनवॉइस वाला कंसेप्ट बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवॉइस वाला कंसेप्ट करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर लो, ठीक है। फिर आज थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।